गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम बात कर रहे थे ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांतों की। ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांतों की हम लोग बातें कर रहे थे कि ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं। तो हमने जैव केंद्रिकता सिद्धांत 1 नंबर, जैव केंद्रिकता, और दूसरा बिग बैंग अवधारणा की बातें कर ली थी। जैव केंद्रिकता और बिग बैंग अवधारणा की हम लोगों ने बातें कर ली थी। अब हम जो आगे बात करने तीन नंबर जो है वो है, आज का हमारा 3 नंबर है जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत। जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत। जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत, इसकी हम लोग बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने भी निर्जीव पदार्थों से जीव उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। अरस्तु एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना। अगर हम जीव विज्ञान या विज्ञान से संबंधित बात करें तो अरस्तु बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत, तो निर्जीव वस्तुओं से जीवों के निर्माण की क्रिया को अरस्तु ने भी इस बारे में बहुत जो है चर्चा की है। इस मान्यता के अनुसार प्रकृति में निर्जीव पदार्थ जैसे कीचड़ से मेंढक, भाई कुछ प्रचलित हैं। कीचड़ हम 9वीं क्लास में पढ़ के आए हैं ये बातें। कीचड़ से मेंढक, सड़ते मांस से मक्खियाँ, सड़ते मांस से मक्खियाँ, हमने कुछ प्रयोग भी किए थे वहाँ पे, आप लोगों को याद है। आदि सजीवों की उत्पत्ति होती रहती है। जीव की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उसमें ईश्वर की भूमिका को नकार कर प्राकृतिक अनुरूपों के जीव की उत्पत्ति को सर्वप्रथम विवेचना करने का श्रेय जो है वो चार्ल्स डार्विन को जाता है। किसको जाता है? चार्ल्स डार्विन को। हाँ, हम लोग ईश्वर में उलझे बैठे हैं और ये लोग कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो है ईश्वर का कोई रोल नहीं है, उसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। इसका श्रेय, इसका सर्वप्रथम इसके बारे में विवेचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे, जो भी एक बहुत बड़ी हस्ती थी। दिमाग की अगर बात करें, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान में बहुत सारी बातों का इन्होंने अध्ययन किया था। रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपेरिन का हमने 9th क्लास के अंदर जो था क्या पढ़ा था? ओपेरिन का सिद्धांत पढ़ा था, चरण पढ़े थे। इन्होंने 1924 के अंदर जीव उत्पत्ति के नाम से निर्जीव पदार्थों के जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ओपेरिन सिद्धांत जिसे कहा जाता है। ओपेरिन ने कहा, इन्होंने लुई पास्चर का नियम भी हमने पढ़ा था। इन्होंने कहा कि लुई पास्चर का यह कथन सच है। इन्होंने लुई पास्चर के बारे में कहा कुछ। लुई पास्चर के बारे में इन्होंने क्या कहा कि लुई पास्चर का यह कथन सच है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, कि जीव की उत्पत्ति किससे होती है? जीव से होती है, ठीक है। मगर प्रथम जीव पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ठीक है, लेकिन प्रथम जीव पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। अरे हम जानना ही प्रथम को चाहते हैं कि प्रथम जीव कहाँ हुआ। ये तो अभी पता ही है कि प्रथम जीव जो था उसका हमें पता करना है। बाकी जीव जैसे मनुष्य की मनुष्य से, कुत्ते की कुत्ते से, भेड़ की भेड़ से, बकरी की बकरी से, गाय की गाय से भैंस की उत्पत्ति होती है। जीव की जीव से उत्पत्ति होती है। नीम से नीम बनता है, आप पीपल से पीपल बनता है, लेकिन प्रथम जीव पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। ये बात ओपेरिन ने कही। ओपेरिन ने यह कहा कि सजीव व निर्जीव में कोई मूलभूत अंतर नहीं होता। इन्होंने ये भी बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीव एवं निर्जीव में कोई मूलभूत अंतर जो है वो नहीं होता, मूलभूत अंतर जो नहीं होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रासायनिक पदार्थों के जटिल संयोजन से ही जीवन का विकास हुआ है। विभिन्न खगोलीय पिंडों पर मीथेन की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि पृथ्वी, देखो हमने मिलर का प्रयोग किया था 9th क्लास में, अभी भी आएगा आपके।
तो पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जल वाष्प के होने के कारण अत्यंत अपचायक रहा होगा। ऐसा मानते हैं कि प्रारंभ में जो वायुमंडल है वो मीथेन, CH4, अमोनिया, ठीक है, और हाइड्रोजन, जल वाष्प आदि का रहा होगा, माना जाता है, नहीं कि था, आदि का रहा होगा। इसके साथ ही बात करें कि इन तत्वों के संयोग से बने यौगिकों के आगे से होकर जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ होगा। इन यौगिकों के निर्माण से आगे चलकर किसका निर्माण हुआ होगा? जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ होगा। किसका निर्माण हुआ होगा? जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ होगा। साथ ही अगर हम बात करें तो इन जटिल यौगिकों को विभिन्न विनाशों से जीवन की नींव रखी गई। बाद में जैविक लक्षणों संप्रदाय संघर्ष के मार्ग चलकर वर्तमान सृष्टि का निर्माण किया होगा कि ये हुए। ये फिर धीरे धीरे इनमें सजीवों के लक्षण आने के बाद में ये स्पर्धा कंपटीशन जो हम बोलते हैं, इसके साथ संघर्ष आदि क्रिया होना शुरू हुआ। इसके साथ साथ धीरे धीरे ये क्या है, वर्तमान सृष्टि जो है उसका निर्माण हुआ होगा। 1900 अगर हम 29 की बात करें 1929 की, तो जेवीएस हाल्डेन ने जो है ओपेरिन का जो सिद्धांत था के विचारों को और विस्तार किया। जेवीएस हाल्डेन ने ओपेरिन के जो सिद्धांत थे, विचार थे, उनका और विस्तार से अध्ययन किया। हाल्डेन ने पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर सकेंद्रीय कोशिका की उत्पत्ति, तो हाल्डेन ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर सकेंद्रीय कोशिका की उत्पत्ति की घटना को 8 चरणों में बांटकर समझाया। कितने चरणों में? 8 चरणों में बांटकर इन्होंने समझाया था। ठीक है। हाल्डेन ने कहा कि सूर्य से अलग होकर जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी हुई उस पर कई प्रकार के तत्व बनते गए। उस पर क्या बनते गए? एलिमेंट्स जो हैं वो बनते गए। साथ ही साथ भारी तत्व भी पृथ्वी के केंद्र की ओर था। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन आदि प्रारंभिक जो वायुमंडल है वो बना। हाल्डेन के अनुसार प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसें उपस्थित थी? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है आदि गैसों का वायुमंडल बना। वायुमंडल के इन तत्वों को आपसी संयोग से अमोनिया व जल वाष्प बने। आपसी संयोग से NH3 और प्लस H2O जो है जल वाष्प है उसका निर्माण हुआ। इनका निर्माण होने के बाद इनका कहना है कि पूरी ऑक्सीजन काम आ जाने के कारण वायुमंडल अपचायक हो गया था। सूर्य के प्रकाश व विद्युत विसर्जन के प्रभाव से रासायनिक क्रियाओं का दौर चलता रहा। ये कालांतर से एमिनो अम्ल, शर्करा, ग्लिसरॉल आदि अनेक प्रकार के यौगिक बनते गए। शर्करा, ग्लूकोज जिसे बोलते हैं, एमिनो अम्ल, शर्करा आदि का निर्माण जो है वो क्या होता गया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इन यौगिकों के जल में विलय होने से पृथ्वी पर पूर्व जैविक गर्म सूप बना। ओपेरिन तथा हाल्डेन की कल्पनाओं का कोई प्रायोगिक आधार तो नहीं है, ठीक है ना। प्रायोगिक आधार इसके बाद में 1953 के अंदर स्टेनले मिलर आए। कौन आए? स्टेनले मिलर ने पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्थाओं में एमिनो अम्ल का उत्पादन संभव लेख प्रकाशित कर ओपेरिन व हाल्डेन के विचारों का समर्थन किया। ओपेरिन और हाल्डेन के जो नियम थे, स्टेनले मिलर ने इनके विचारों का समर्थन किया। साथ ही आपको बता देता हूँ इसके बाद अगर हम बात करें कि मिलर ने प्रयोग करने के लिए एक विद्युत विसर्जन उपकरण बनाया। मिलर ने क्या किया? एक विद्युत विसर्जन उपकरण बनाया था। देखो आपको याद आ रहा है तो आपने 9th क्लास में शायद 3रे चैप्टर में ये पढ़ा है। उपकरण बनाया, उपकरण में एक गोल पेंदे का फ्लास्क लगाया। क्या लगाया? गोल पेंदे का फ्लास्क लगाया। अभी आपको डायग्राम बना के बताऊंगा। फ्लास्क लगाया और एक विद्युत विसर्जन बल्ब तथा एक
संगणक लगा था, एक संगणक उसके अंदर लगा था। मिलर ने क्या किया, एक तो फ्लास्क काम में लिया और एक जो है उसके अंदर जो क्या लगाया, संगणक था वो लगाया। गोल पेंदे के फ्लास्क में पानी भरने के बाद उपकरण में हवा निकालकर उसे मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, उसके अंदर उनके 2:1:2, 2%, 1% और 2%, मतलब ये अनुपात था। अगर हम 100% लेते हैं तो उसमें से दो और 2 भाग इसके और 1 भाग इसका, इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे 50 है तो 50 में से कितना हो गया इनका, जो 10 1 हो गया और 20 1 हो गया, 50 हो गया ना, 10 1 हो गया और 20 भाग इनके हो गए। तो इस प्रकार से ये जो है अनुपात में लिया। लेने के बाद में विद्युत विसर्जन के साथ पानी को उबालने पर उत्पन्न वाष्प के प्रभाव के कारण गैस निरंतर में घूमती रही और विद्युत विसर्जन बल्ब से निकलने वाली जल वाष्प के संघनित होने से विश्लेषण हेतु बाहर निकाला गया। मिलर ने लगातार 1 सप्ताह तक विद्युत विसर्जन होने के बाद संघनित द्रव्य का विश्लेषण किया। विश्लेषण करने पर उस द्रव्य में एमिनो अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं वो उपस्थित पाए गए। तो इस प्रकार से मिलर ने ये प्रयोग किया था। आप अपनी 9th की कॉपी में भी इस प्रयोग को और विस्तार से जो है वो पढ़ सकते हो। इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे जीव उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत और जीवाश्म उत्पत्ति के प्रकार और जैव विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगले 2 वीडियो में आपका ये चैप्टर जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो कुछ बच्चे मैं नोट्स किताब के भेज रहा हूँ, तो इसमें जो है नोट्स जो है वो किताब पूरा लिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको यही याद रखना पड़ेगा। जब स्कूलें लगेंगी तो आपको इनके बारे में एक बार फिर से विस्तार से बता दिया जाएगा।